दीप सबरवाल से भी पूछते हैं, यही सवाल सबके मन में आ रहा है। एक तरफ तो एमटीएम गेंस देख के बड़ी खुशी हो रही है स्क्रीन पर ट्रेडर्स को, दूसरी तरफ ये सवाल भी आ रहा है क्या थोड़ा मुनाफा टेबल से लेना चाहिए। संदीप, आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, ओवरऑल मार्केट में मुझे लगता है कि मार्केट एक तरह से थोड़ा ओवर एक्सटेंडेड हो गया शॉर्ट टर्म में। उसके कारण ये है कि अगर आप नतीजे भी देखिए तो कंपनीज के नतीजे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लार्जली हम देखें डिसअपॉइंटिंग थे। बाकी कंपनीज में काफी मिक्स डेटा आया है, कुछ कंपनीज के अच्छे आए हैं, कुछ कंपनीज के डिसअपॉइंटिंग आए हैं। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी बाय कंपनी एनालाइज करके अभी तक मार्केट्स का देखें तो इस रिजल्ट सीजन में करीब इस समय तक 4-5% का अर्निंग डाउनग्रेड ओवरऑल हुआ है लार्ज कैप यूनिवर्स में, जहां हम ओवरऑल इंडेक्स देखते हैं। तो उस सिनारियो में मार्केट 7.5% चढ़ा है। तो और इस साल का अगर हम एनालाइज करें 2022 में, तो अब इंडियन मार्केट सिर्फ 2% नीचे है इस साल के लिए। अगर आप ज्यादातर बड़े मार्केट्स देखेंगे तो वो करीब 15% तक नीचे हैं इस साल के लिए। तो ये इस सिनारियो में मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर एक्सटेंडेड जरूर है मार्केट। और उस हिसाब से जो शॉर्ट टर्म इनके व्यूज हैं उनके लिए, जैसे आप पहले कह रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली कुछ सेक्टर्स, कुछ कंपनीज हैं जो काफी अच्छा कर रही हैं, तो उनमें धीरे धीरे इन्वेस्ट करना ही अच्छा आइडिया है। उनको इन कंपनीज के बारे में आएंगे आपसे बात करने के लिए। संदीप, एक मैं आपसे क्विक व्यू जानना चाहूंगा कि सेंस ये निकल के आया कल की कमेंट्री देख के अपने यूएस फेड की, पावेल साहब की, कि शायद वो एक किसी तरह बाजार को एक सेंस दे रहे हैं कि एक सॉफ्ट रिसेशन होने वाला है और वो एक सॉफ्ट लैंडिंग दिखेंगे यूएस इकोनॉमी, कोई क्रैश लैंडिंग नहीं दिखेंगे, जिसकी वजह से हमने ओवरनाइट नैस्डैक की भी बेस्ट रैली ऑलमोस्ट 11 मंथ्स में देखी। क्या ये ड्रॉ करना, क्या ये कंक्लूजन उचित होगा? बाजार इतना ज्यादा एक्साइटेड कैसे हो गया, यूएस मार्केट भी और यहाँ इमर्जिंग मार्केट्स भी, उस कमेंट्री के बाद एक दो रेट हाइक यहाँ से भी फैक्टर्ड इन नजर आ रहे लग रहा है। देखिए, आज ये मार्केट ने मेरे ख्याल से पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि 75 बेसिस पॉइंट आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो और वही हम देख रहे हैं। तो वो एक प्री सेट नोशन था। अगर अगर आप कमेंट्री फेड की देखें तो उसमें मुझे कहीं सॉफ्टनेस एक्चुअली नहीं दिखी। उन्होंने यही कहा कि शायद 75 नहीं करते रहेंगे। 75 बहुत ज्यादा होता है उन इकोनॉमीज के लिए, इवन इंडिया के लिए एक शॉट पे 75 होना बहुत ज्यादा है। और यहाँ 6 हफ्ते के गैप में इन्होंने 275 हाइक्स कर दिए। तो उस सिनारियो में ऑब्वियसली वो ये कहेंगे कि आगे शायद इतना हाइक ना हो। जहां मार्केट मुझे लग रहा है चीजों को मिस प्राइस कर रहा है, वो ये है कि रेट ऊपर जाएंगे और सडनली वापस नीचे आने शुरू हो जाएंगे। ये जो सेंट्रल बैंक का काम है वो आज के दिन अब है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को एंकर करना। वो बहुत कम लोग समझते हैं। तो उसमें एंकर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको उनको रेट्स को ऊपर लेके जाना पड़ेगा और वहां होल्ड करना पड़ेगा जब तक उनको ये नहीं लगता कि अभी लोग जो हैं वो इन्फ्लेशन को हमने एक्चुअली कंट्रोल में कर लिया है। और उसके लिए यूएस में इन्फ्लेशन 2% आनी चाहिए और आज के दिन वो 9% पे है। तो यहाँ थोड़ा मिस प्राइसिंग है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के, जो मेरे हिसाब से कि वो लोग मिस प्राइस कर रहे हैं जो पेस ऑफ रेट हाइक है और कहाँ से इंटरेस्ट रेट वापस नीचे आने शुरू होंगे। तो ये रिस्क फैक्टर इन करना जरूरी है। इंडिया में थोड़ा रिस्क कम है क्योंकि एज ए इमर्जिंग इकोनॉमी हमारा 8% इन्फ्लेशन टारगेट के जरूर ऊपर है, लेकिन इतना ऊपर नहीं है जितना वहां पे ओवर शूटिंग है। तो ये कैपिटल फ्लोज को ये चीज इम्पैक्ट करेगी। तभी हम देख रहे हैं कि मार्केट जरूर ऊपर गया है, कुछ 2-4 दिन छोड़ के एफआईज की बिकवाली कंटिन्यूज ही रही है। खैर, इसमें संदीप जी आपसे और भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, लेकिन संदीप, आज के जुबिलेंट फूड के नंबर्स आए, 28% की ऑलमोस्ट सेम स्टोर सेल्स है। कंज्यूमर स्टॉक्स के वॉल्यूम ग्रोथ इस बार रिलेटिवली ठीक रही, चाहे वो यूनाइटेड ब्रूरीज हो गई, जुबिलेंट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, HUL। आपका कोई ऑब्जर्वेशन इधर, क्योंकि ये डिमांड का एक तरह से इंडिकेटर है। अच्छा, ये क्वार्टर के रिजल्ट मैंने पहले भी कहा है बहुत टफ है एनालाइज करने, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर पिछले साल का जो था वो पीक डेल्टा का असर था उस पे। तो उससे बहुत मुश्किल हो जाता है इस क्वार्टर के नतीजों को एनालाइज करना, क्योंकि जहां बड़ी ग्रोथ भी दिखती है उसको हमें नॉर्मलाइज करना पड़ता है।
और जुबिलेंट के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है इस क्वार्टर का। लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशन अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप एनुअलाइज्ड इस साल का ईपीएस अगर हम ऑप्टिमिस्टिकली भी लें तो करीब ₹7 के आसपास होगा, और स्टॉक जो है वो 600 के आसपास है, तो 85 टाइम्स अर्निंग्स के आसपास चल रहा है, तो स्टॉक सस्ता नहीं है। राइट। गुड आफ्टरनून संदीप। बिल्कुल आपकी ये जो बात है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स को एक्चुअली असेस करना, एनालाइज करना थोड़ा सा ट्रिकी तो रहा है इस क्वार्टर में। एलएनटी के अगर नंबर्स की बात करें तो हमने देखा कि बड़ा ट्रिगर रहा, क्योंकि इनकरेजिंग रिजल्ट रहा इस पूरे क्वार्टर। ऑर्डर बुक जो थी वो बेहद शानदार थी, चाहे ऑर्डर इनफ्लो लगभग 57% बढ़े मिडिल ईस्ट से, इंडिया से, ऑफशोर से। लेकिन इंडिया में क्लियरली इसे किस तरह से अब एनालाइज करें कि पब्लिक सेक्टर स्पेस से तो अच्छे ऑर्डर्स मिले, बट प्राइवेट स्पेस अभी भी बहुत पिक नहीं हुआ है। या एलएनटी जनरली थोड़े बड़े ऑर्डर्स लेता है, तो उस हिसाब से जहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं उधर ही उनका ज़्यादा प्रेजेंस रहेगा। तो मिडिल ईस्ट जैसे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स, या मिडिल ईस्ट में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं क्योंकि उनके ऑयल रेवेन्यूज इतने बड़े हैं, तो उसका उसको फायदा हो रहा है। एलएनटी के नतीजों में बहुत अच्छी चीज ये थी कि पिछले क्वार्टर में भी इनका ऑर्डर बुकिंग बहुत स्ट्रांग था, लेकिन मार्केट ने उसको जनरली इग्नोर किया, ज्यादा स्टॉक उसके बाद भी चला नहीं। देखिए इस क्वार्टर में भी उम्मीद से इतने अच्छे ऑर्डर बुकिंग हुई है, और उनके बैलेंस शीट में अच्छी डीलीवरेजिंग चल रही है, और एक्सपेक्टेशन है कि काफी ये कैपिटल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में आगे जाके मार्जिन इंप्रूवमेंट भी थोड़ा होगा, क्योंकि जो बहुत सारे कमोडिटी प्राइसेस शूट अप किए थे उनमें थोड़ा कूलिंग ऑफ हो रहा है। तो एलएनटी काफी वेल प्लेस्ड है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि अभी भी अपने पीक, इसका शायद 2200 था अगर मुझे याद हो, अभी भी 1800 पे अभी पीक से 20% ऊपर है। तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि अगले कुछ महीनों में या अगले एक साल के अंदर ये अपने पिछले पीक तक वापस जाए। संदीप जी, मेरे को ना आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना है कि अगली सीरीज के अंदर जो मार्केट में चर्चा चल रही है, रोल ओवर के डाटा देखना भी हमने भी देखा है, उसमें ना कुछ एक शेयरों के नाम आ रहे हैं। मैं आपके सामने नाम पढ़ देता हूँ, 4-5 नाम ही है, आप जिसको गिराना चाहें गिरा दीजिए, जिसको पास करना चाहें कर दीजिए, हम समझ जाएंगे। पहला है सर रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा है पिरामिल एंटरप्राइजेस, तीसरा है सर सन फार्मा, चौथा है सर कोल इंडिया, और पांचवा है भारत फोर्ज। अगर इसमें से जो आपको बुरा लग रहा है आप ड्रॉप करवा दीजिए, और जो अच्छे लग रहे हैं उसका पास करवा दीजिए। जो अच्छे लग रहे हैं वो मैं बोल देता हूँ, बाकी आप अपने आप एज्यूम कर लेना। तो मेरे ख्याल से भारत फोर्ज काफी वेल प्लेस्ड है। इनफैक्ट हमने लेटली खरीदा, ये स्टॉक ज्यादा परफॉर्म नहीं किया। काफी टफ है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मिड कैप में ये स्टॉक चल क्यों नहीं रहा। इसके प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, जो इनके जो डिफेंस फोरे है, एरोस्पेस से इनके जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, काफी अच्छा कर रही है कंपनी। और इसके नतीजे भी ठीक आए थे पिछले क्वार्टर के, लेकिन स्टॉक चला नहीं। तो भारत फोर्ज में हम पॉजिटिवली इंक्लाइंड है, और हमने खरीदा भी है पिछले कुछ हफ्तों में। और सन फार्मा हमारे होल्डिंग में है, और सन फार्मा मतलब अब रोल ओवर के हिसाब से मुझे कहना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शनली अगर फार्मा सेक्टर में लार्ज कैप में कोई कंपनी अच्छी है तो मुझे लगता है सन फार्मा काफी वेल प्लेस्ड है। फार्मा के रिजल्ट्स भी हैं कल, और आज टैरो के रिजल्ट्स आए हैं। आप सन फार्मा के स्पेशलिटी बिजनेस टर्नअराउंड पे बुलिश हैं, या कौन से ट्रिगर आपको पसंद आते हैं इस कंपनी में? देखिए अगर हम ओवरऑल बिजनेस को प्रोफाइल को देखें, एक्सपोर्ट बिजनेसेस या फिर स्पेशलिटी बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस भी, तो जिस हिसाब से इन्होंने अपने प्रॉफिटेबिलिटी को टर्न अराउंड किया है और सस्टेन्ड वे में, जैसे इनके बैलेंस शीट पे डेट भी काफी हो गया था, डेट को रिपे किया है, और क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर हम क्वार्टरली भी देखिए तो काफी अच्छे नतीजे आ रहे हैं इनके, जो कि काफी कॉन्ट्रास्ट है काफी दूसरी जो बड़ी फार्मा कंपनीज है उनके साथ। तो ये सब चीजें पॉजिटिव है। स्टॉक चला है काफी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी अपसाइड होना चाहिए। राइट। तो संदीप, ऐसे में क्योंकि ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स ये तो एक बड़ा ट्रिगर रहा, जिसके दम पर अर्निंग्स ही इस वक्त आपको बाजार में जो तेजी है अर्निंग्स का एक बड़ा ट्रिगर है। लेकिन गोइंग फर्दर अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं एफपीआईज एफआईज उनकी एब्सेंस ही है, उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है, उसके बाद भी इंडियन मार्केट्स इतनी स्ट्रांग दिख रही है, अब फिर से आपको एक रिवाइवल मोड पे दिख रही है, तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंज है आपको लगता है कि ये आगे एक लॉन्ग टर्म स्टोरी रह जाएगा, इसे बहुत सीरियसली देखना चाहिए? देखिए फंड फ्लो से मार्केट को एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है। अल्टीमेटली मार्केट, जैसे हम कहते हैं कि स्टॉक प्राइसेस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स, ये कहा जाता है। तो जब अगर प्रॉफिट होगा,
वैल्यूएशन ठीक होंगे तो स्टॉक मार्केट चलेंगे। पैसा कहाँ से आएगा ये कहना बहुत मुश्किल होता है। अगर वैल्यू है तो पैसा अपने आप आता है। तो इस अगर हम ओवरऑल देखें इंडियन मार्केट को, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम लोग हार्डली नीचे हैं इस साल के लिए, जबकि बाकी मार्केट्स 12 से 15% और कुछ मार्केट 20% तक भी नीचे हैं 1 जनवरी से लेके अब तक। तो उस सिनारियो में हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। जो अगर जब लगातार मार्केट ऊपर जाता है तो लोग जनरली बुलिश हो जाते हैं बहुत, लेकिन एक्चुअली हमें वैल्यू देखना है, जहाँ वैल्यू आती है वहाँ खरीदना है। तो मुझे लगता है कि इस समय अगर ओवरऑल मार्केट देखें थोड़ा स्ट्रेस्ड है, लेकिन एरियाज हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, कैपिटल गुड्स में अपॉर्चुनिटीज है, कुछ कंपनीज जो रीओपनिंग ट्रेड से बेनिफिट कर रही हैं उनमें अपॉर्चुनिटीज हैं। मुझे लगता है ऑटो में अभी भी, और ऑटो एंसिलरी कंपनीज उनमें थोड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं अभी भी। को याद करा था संदीप, जब टाटा मोटर्स के नंबर आए थे इन कमेंट्री पे भी क्या टाटा मोटर्स ने अपनी कमेंट्री में एक्सेप्ट किया कि ये क्वार्टर बहुत चैलेंजिंग था, वो डिसअपॉइंट किया उन्होंने स्ट्रीट को। ठीक है, स्टॉक जो है 430 रुपए का लो बना के रिकवर कर गया, बट कहीं ना कहीं 450 के आसपास भयंकर सेलिंग आती है उसमें। और अगर मैं ऑटो इंडेक्स से कंपेयर करूँ या दूसरे स्टॉक्स से कंपेयर करूँ, कंपनी कोई डाउट नहीं कर रहा है, कंपनी क्लियरली सॉलिड काम कर रही है, लेकिन नंबर्स में वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, इसीलिए शायद इंक्रीमेंटल बाइंग नहीं है। आपने सुनी उनकी कमेंट्री? इस बार जेएलआर के काफी चैलेंजिंग क्वार्टर था जेएलआर के लिए। एक्चुअली अजय, इनकी कमेंट्री पिछले 6 क्वार्टर से सेम ही है। तो रिजल्ट खराब आते हैं, ये कहते हैं अगला क्वार्टर अच्छा रहेगा, तो एनालिस्ट बहुत खुश हो जाते हैं और बाय रिकमेंडेशन निकाल देते हैं। फिर अगला क्वार्टर आता है, फिर वो, अब इसमें इससे ज्यादा कहना मुश्किल है। जो एनालिस्ट उम्मीद कर रहे हैं कंपनी के लिए अगले साल, अगर वो रिजल्ट्स एक्चुअली आ जाते हैं तो ये स्टॉक 800, 900, 1000 भी हो सकता है, लेकिन वो नंबर आएंगे या नहीं आएंगे यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कंपनी के सीएफओ ने कल कहा कि हम FY24 में डेट फ्री हो जाएंगे। 60,000 करोड़ का डेट लेके लॉस मेकिंग कंपनी जिसने इस क्वार्टर में 5,000 करोड़ का लॉस किया है, वो अगले साल तक डेट फ्री हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये मैं भी जानना चाहूंगा। स्ट्रॉन्ग क्वार्टर तो उन्होंने गाइड सितंबर के लिए भी किया है बिल्कुल। देखते हैं अब टाटा मोटर्स पे क्या होता है। खैर इस बीच कुछ रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, अब वो एक बार प्लेट हम आपके स्क्रीन पे लेके आ जाते हैं। और साथ ही साथ जैसे सन फार्मा के नंबर्स के बारे में तो बातचीत कर रहे हैं, ऑटोज़ के भी नंबर में कल अशोक लीलैंड अपने नतीजे उतारेगा मार्केट के अंदर। टीवीएस मोटर भी, टीवीएस मोटर आज अशोक लीलैंड के कल है, आज शाम को टीवीएस कहेंगे, अशोक लीलैंड के कल आएंगे। तो कल की जो लिस्ट है वो अभी आपके स्क्रीन पर आएगी। लेकिन ऑटोज़ पे संदीप आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्योंकि ये पहले चले थे और इनका नेचर भी है ना, ये तो इकॉनमी को सबसे पहले रिफ्लेक्ट करने वाली चीज़ें हैं, तो ये पहले चले ही थे, ये साइड ऑफ भी पहले ही हो जाएंगे क्या? मतलब और जैसे चर्निंग होती है ना, कोई दूसरा सेक्टर आएगा तो इनको तो खाली करनी पड़ेगी ना जगह। नहीं, एक्चुअली इस हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि पोर्टफोलियोज में इनकी एलोकेशन कितनी है। क्या ऑटो स्टॉक्स ऑलरेडी ओवरबॉट हो गए हैं पोर्टफोलियोज में? जैसे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बहुत ओवरबॉट हो गए थे साल के शुरू में, उन्होंने बड़ा अंडर परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ओनरशिप नहीं है ऑटो कंपनीज में। तो ये कंपनीज कंटिन्यूसली मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स है, क्योंकि इनमें जो मार्जिन इंप्रूवमेंट आएगी अगले 2-3 क्वार्टर्स में वो काफी अच्छी रहेगी। तो इन्होंने सफर किया है क्योंकि इनपुट प्राइसेस इतने बड़े थे, और प्रॉफिट में पॉजिटिव सरप्राइज आएंगे इनके अगले कुछ क्वार्टर्स में। तो मुझे लगता है कि डिप्स पे 4 व्हीलर ऑटो कंपनीज जैसे मारुति, M&M या फिर कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनी अच्छी रहेंगी। एक बार बजाज फाइनेंस के ऊपर भी डिस्कशन बनता है कल आफ्टर, इनफैक्ट लास्ट सारा ट्रेड में नंबर्स आए थे, बहुत सॉलिड कमेंट्री आई आफ्टर मार्केट, आज धमाकेदार नंबर, और आज गैप अप खुलने के बाद 9% चला है स्टॉक, अनबिलीवेबल। इसमें क्या फोमो हो रहा है बाजार में या शॉर्ट कवरिंग हो रही है बहुत सॉलिड? 7,000 क्रॉस कर गया आज। आपने कैसे एनालाइज किया बजाज फाइनेंस? इंडेक्स का बिगेस्ट गेनर है आज। बजाज फाइनेंस के नतीजे काफी अच्छे थे और इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री नॉर्मली पॉजिटिव ही रहती है, तो सिर्फ मैनेजमेंट कमेंट्री पे इवैल्यूएट करना मुश्किल रहता है। लेकिन ओवरऑल ग्रोथ के साथ अगर ये लोग एनपीएस को मेंटेन कर पाएंगे, मुझे लगता है आगे भी स्टॉक शायद परफॉर्म कर पाएगा। हालांकि वैल्यूएशंस काफी एक्सटेंडेड है इसके, मतलब नियरेस्ट बड़े बैंक से डबल वैल्यूएशन पे ट्रेड होता है, तो उस हिसाब से एक वैल्यूएशन कंस्ट्रेंट जरूर है।
लेकिन नतीजे अच्छे थे, एनपीएस कंट्रोल में थे, राइट ऑफ्स कम हुए काफी और उसका इनको बेनिफिट मिल रहा है आज के दिन। ये सस्टेन्ड ऐसा अपमूव होगा ये मुझे नहीं लगता। संदीप, बहुत शुक्रिया आज आने के लिए, बात करने के लिए। संदीप सब्रवाल, रिजल्ट्स, ट्रेड और मार्केट और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट एंगल्स हमारे लिए आज एनालाइज करते हुए आगे बढ़ते